क्या आपने कभी सोचा है हिस्ट्री में कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसने अपनी पूरी लाइफ में एक लेटर भी नहीं लिखा, लेकिन फिर भी आज दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में उसके नाम पर बुक्स पढ़ाई जाती हैं। 2500 साल बाद भी उसका नाम दुनिया के ग्रेटेस्ट थिंकर में सबसे ऊपर लिया जाता है। वह न कोई राजा था, न कोई सेनापति, बल्कि दिखने में बिल्कुल नॉर्मल इंसान था। फिर भी उसका नाम विजडम, फिलोसफी और नॉलेज का सिंबल बन गया। हम बात कर रहे हैं सुकरात यानी सोक्रेटिस की, एक ऐसा नाम जिसने सोचने और सवाल करने का तरीका बदल दिया। यह ऑडियो बुक थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि सुकरात की लाइफ और उनके थॉट्स को कुछ मिनटों में समझना समंदर को एक ग्लास में भरने जैसा है। इमेजिन कीजिए, आप एंशिएंट एथेंस के एक बिजी मार्केट में खड़े हैं। चारों तरफ मार्बल की खूबसूरत इमारतें दिखाई दे रही हैं। लोग सिल्क और कॉटन के कपड़ों में इधर उधर घूम रहे हैं। व्यापारी अपना सामान बेच रहे हैं और पॉलिटिशियन डेमोक्रेसी पर स्पीच दे रहे हैं। इसी भीड़ में आपको एक अजीब सा इंसान दिखाई देता है जिसके पैर नंगे हैं, कपड़े साधारण व पुराने हैं। उसका चेहरा कोई खास अट्रैक्टिव नहीं है, नाक थोड़ी चपटी है और आंखें बहुत बड़ी है। वह न कोई अमीर व्यापारी लगता है और न ही कोई पावरफुल नेता। वह बस लोगों के पास जाता है और उनसे अजीब से सवाल पूछने शुरू कर देता है। वह एक मोची से पूछता है, न्याय क्या है? वह एक सेनापति से पूछता है, हिम्मत क्या होती है? वह एक राजनेता से पूछता है, एक अच्छा नागरिक होने का क्या मतलब है? शुरुआत में लोग जवाब देने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसके सवालों के सामने उनके जवाब खोखले साबित हो जाते हैं। वह लोगों को यह महसूस करा देता है कि जिसे वह ज्ञान समझ रहे थे वह असल में सिर्फ उनका ओपिनियन है, सच्चाई नहीं। यही थे सुकरात, जिसका काम ही लोगों के ज्ञान के घमंड को तोड़ना था। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सुकरात ने खुद कभी कुछ नहीं लिखा, न कोई किताब, न कोई पत्र और एक पंक्ति भी नहीं। तो सवाल उठता है, हम उसके बारे में इतना सब कैसे जानते हैं? इसका जवाब उनके स्टूडेंट्स में छिपा है, खासतौर पर प्लेटो खुद एक महान फिलोसफर बने। वह अपने गुरु सुकरात से काफी प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपनी कई बुक्स में सुकरात को ही मेन कैरेक्टर बनाया। प्लेटो के लिखे हुए डायलॉग ही वह रास्ता है जिससे हम सुकरात की दुनिया में झांकते हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ी पजल सामने आती है जिसे स्कॉलर सोक्रेटिक्स प्रॉब्लम कहते हैं। सवाल यह है कि प्लेटो की राइटिंग्स में कितना सुकरात है और कितना खुद प्लेटो। क्या प्लेटो ने वही लिखा जो सुकरात सच में कहते थे, या उन्होंने अपने आइडियाज सुकरात के नाम से दुनिया के सामने रखे? यह एक ऐसा सवाल है जिसका कोई भी फाइनल आंसर आज तक नहीं मिला है। यह ऐसा है जैसे आप किसी की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं जो उसके सबसे बड़े फैन ने लिखी हो। जाहिर है उसमें थोड़ी मिक्सिंग होगी, लेकिन फिर भी एक बात बहुत क्लियर है, सुकरात कोई ऑर्डिनरी इंसान नहीं थे। वह एथेंस के लिए एक गैड फ्लाई थे। अब ये गैड फ्लाई क्या है? एक ऐसी मक्खी जो घोड़े को सोने नहीं देती, उसे बार बार डंक मारकर जगाए रखती है। सुकरात भी अपने सवालों से एथेंस के समाज को जगाते रहते थे। वह लोगों की उनकी इग्नोरेंस की नींद से बाहर निकालना चाहते थे। वह कहते थे वह सबसे वाइज इंसान इसीलिए है क्योंकि वह जानते हैं कि वह कुछ नहीं जानते। सोचिए कितना बड़ा कॉन्फिडेंस होगा जो भरी सभा में यह कह सके कि मुझे कुछ नहीं पता। आज के समय में जब कोई हर खुद को स्पेशल दिखाना चाहता है, सुकरात की यह फिलॉसफी बहुत बड़ी सीख देती है। वह ज्ञान देने का दावा नहीं करते थे, बल्कि खुद को एक मिड वाइफ की तरह बताते थे जो बच्चा पैदा नहीं करती, बस जन्म लेने में हेल्प करती है। वैसे ही सुकरात भी लोगों के दिमाग में मौजूद ट्रूथ को बाहर लाने में हेल्प करते थे। वह अपने क्वेश्चंस के जरिए सच को सरफेस पर लाते थे, लेकिन यही आदत बड़े स्कॉलर्स और लीडर को चुभने लगी, क्योंकि जब कोई आपके सालों पुराने बिलीफ्स पर सवाल खड़ा करता है तो गुस्सा आना नेचुरल है। सुकरात किसी को नीचा दिखाने के लिए सवाल नहीं करते थे। उनका मकसद सिर्फ सच्चाई की खोज था, एक कलेक्टिव सर्च। वह युवाओं के बीच में बहुत पॉपुलर थे।
एथेंस के यंग लोग उनके आगे पीछे घूमते थे, यह देखने के लिए कि कैसे सुकरात अपने बड़े सवालों से लोगों की बोलती बंद कर देते हैं। युवाओं के लिए यह एंटरटेनमेंट जैसा था, लेकिन पावरफुल लोगों के लिए खतरा बन गया। उन्हें लगा कि सुकरात युवाओं को भड़का रहे हैं, उन्हें ट्रेडिशंस और गॉड के खिलाफ कर रहे हैं। उन्हें अपनी पावर की नींव हिलते हुए दिखने लगी। एक साधारण दिखने वाला इंसान बिना पद बिना पैसे के सिर्फ अपने दिमाग और जुबान के दम पर पूरे एथेंस के लिए चैलेंज बन गया। तो सवाल उठता है कि इस आम से दिखने वाले इंसान में ऐसा क्या खास था। उसके दोस्त और दुश्मन दोनों ही उसे भूल नहीं पाए, और क्यों उसके अपने ही शहर के लोग उसे इतनी नफरत करने लगे कि उसे मौत की सजा दे दी। इन सवालों के जवाब जानने के लिए हम उस दौर के एथेंस की गलियों में जाना होगा, उस माहौल को समझना होगा जिसमें सुकरात सांस ले रहे थे। आखिर क्या ऐसी वजह थी जिसने एक फिलोसोफर को क्रिमिनल बना दिया। हर ग्रेट स्टोरी के पीछे उसके टाइम और सोसाइटी का एक बड़ा रोल होता है। सुकरात को समझने के लिए हमें उस एथेंस को समझना होगा जिसमें वह जिए थे। यह कोई नॉर्मल टाइम नहीं था, यह एथेंस का गोल्डन एज था। परिसलस जैसे लीडर्स के अंडर एथेंस आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर और डेमोक्रेसी का सेंटर बन चुका था। पैर्थनोन जैसी ग्रैंड इमारतें बन रही थी। हिस्ट्री में पहली बार ऐसे सिस्टम बन रहे थे जहां कॉमन सिटीजन्स भी राजकाज में हिस्सा ले सकते थे। यहीं से डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र का जन्म हुआ। यह एक ऐसा माहौल था जहां नए आइडियाज को जगह मिलती थी, जहां डिबेट और लॉजिक को रिस्पेक्ट मिलता था। इसी ओपन एनवायरनमेंट ने सुकरात जैसे थिंकर को ग्रो करने का मौका दिया। अगर एथेंस एक क्लोज सोसाइटी होता तो शायद सुकरात को बोलने का चांस ही नहीं मिलता। लेकिन हर एक कॉइन की दूसरी साइड भी होती है। एथेंस का यह गोल्डन एज हमेशा ऐसा नहीं रहा। सुकरात की लाइफ में एथेंस ने एक डिस्ट्रक्टिव वॉर देखा, जिसे पनीशियन वॉर कहा जाता है। यह वार एथेंस और उसके राइवल सिटी स्पार्टा के बीच कई दशकों तक चला। इस वार ने एथेंस को पूरी तरह से तोड़ दिया। उसकी वेल्थ खत्म हो गई, हजारों सिटीजन्स मारे गए और एक ऐसा समय आया जहां डेमोक्रेसी हटाकर डिक्टेटरशिप आ गई, जिसे रूल ऑफ 30 टायरेंट्स कहा जाता है। हालांकि यह डिक्टेटरशिप ज्यादा दिन तक नहीं चली और डेमोक्रेसी वापस आ गई, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस पहले से पूरी तरह टूट चुका था। अब लोग खुद को अनसेफ फील करने लगे थे। चारों तरफ डिफीट और अनसर्टेनिटी का माहौल था, और ऐसे माहौल में लोग नए और चैलेंजिंग आइडिया से डरने लगते थे। वे ऐसे इंसान को टॉलरेट नहीं कर पाते थे जो उनकी बची कुची बिलीफ्स पर भी सवाल उठाए। सुकरात ठीक यही कर रहे थे, लेकिन अब उनका टाइम बदल चुका था। इस दौर में एथेंस में एक और तरह के टीचर पॉपुलर हो रहे थे। उन्हें सोफिसिस्ट कहा जाता था। सोफिसिस्ट प्रोफेशनल टीचर्स थे जो पैसे लेकर रेटोरिक सिखाते थे, यानी बोलने और बहस जीतने की आर्ट। उनका मानना था कि कोई सिंगल एब्सोल्यूट ट्रूथ नहीं होता, सच वही है जिसे आप लॉजिक से प्रूव कर दें। वे अपने स्टूडेंट को सिखाते थे कि किसी भी डिबेट को कैसे जीता जाए, चाहे आप गलत हो या सही। उनके लिए नॉलेज एक बेचने वाली चीज थी। अब सोचिए कंट्रास्ट को, एक तरफ सोफिसिस्ट थे जो पैसा लेकर जीतना सिखाते थे, और दूसरी तरफ सुकरात थे जो कहते थे मुझे कुछ नहीं पता, और जो किसी से एक पैसा भी नहीं लेते थे। सुकरात के लिए नॉलेज कोई बेचने वाली चीज नहीं थी, बल्कि वह एक स्पिरिचुअल सर्च थी, आत्मा को बेहतर बनाने का तरीका। यही सोफिसिस्ट और सुकरात के बीच एक डायरेक्ट आइडियोलॉजिकल क्लैश था। सुकरात अक्सर सोफिसिस्ट को पब्लिक में चैलेंज करते थे। वह उनके पास जाकर उनसे ही पूछते थे नॉलेज क्या है, जस्टिस क्या है, और अपने सवालों की चेन से यह साबित कर देते थे कि जो खुद को ज्ञानी कहते हैं वे अंदर से कितने खोखले हैं। इससे सोफिसिस्ट की रेपुटेशन को गहरा झटका लगता था। उनकी दुकानदारी खतरे में पड़ जाती थी। वे सुकरात से जलने लगे और उन्हें अपना दुश्मन मानने लगे। सुकरात उनके ज्ञान के गुब्बारे में अपने सवालों की सुई चुबा रहे थे। वह लोगों से पैसा नहीं लेते थे, लेकिन उनसे कुछ बहुत कीमती छीन रहे थे, उनके झूठे नॉलेज का ईगो। और यही क्लैश आगे चलकर एक बड़े स्ट्रॉम में बदलने वाला था।
एथेंस की सोसाइटी जो पहले ओपन थी, अब वॉर और हार के बाद सस्पिशियस हो गई। अब उसे सुकरात की बातें शहर के सिस्टम पर अटैक जैसी लगने लगी। एथेंस ने सुकरात को वह स्टेज दिया जहां वह अपनी फिलोसफी से जी सके, लोगों से बात कर सके, डिबेट कर सके। लेकिन जब एथेंस खुद क्राइसिस में आया तो उसी ने अपने सबसे यूनिक बेटे को डाउट की नजर से देखना शुरू कर दिया। शहर को लगने लगा कि सुकरात यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं, उन्हें ट्रेडिशन से दूर कर रहे हैं। वे यह भूल गए कि सवाल करना ही डेमोक्रेसी की आत्मा है। लेकिन सुकरात यह करते कैसे थे? यह कौन सा तरीका था जिससे वह बड़े बड़े स्कॉलर्स, जर्नल्स और पॉलिटिशियंस को कुछ ही सवालों में साइलेंट कर देते थे? आखिर उनके सवालों में ऐसा कौन सा मैजिक था? इस मैजिक को दुनिया आज सोक्रेटिक मेथड कहती है। यह मेथड कैसे काम करता है? सोक्रेटिक मेथड सवालों के जाल से सच निकालने की कला है। दोस्तों, यह हथियार किसी तलवार या भाले से ज्यादा तेज था। यह कोई फिजिकल वेपन नहीं था, यह था उनके सोचने और बोलने का तरीका, जिसे आज हम सुकरात पद्धति कहते हैं। यह सिर्फ सवाल पूछना नहीं था, यह सवालों के जरिए किसी को सच तक पहुंचाने की एक आर्ट है। यह तरीका इतना पावरफुल है कि आज भी दुनिया की बेस्ट लॉ स्कूल्स, मेडिकल स्कूल और बिजनेस स्कूल में इसका यूज होता है, ताकि स्टूडेंट्स की क्रिटिकल थिंकिंग को बेहतर बनाया जा सके। तो चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर है क्या। सुकरात का मानना था कि वह किसी को कुछ सिखा नहीं सकता, वह बस लोगों को सोचने पर मजबूर कर सकते हैं। उनका काम नॉलेज देना नहीं था, बल्कि सामने वाले के अंदर जो नॉलेज पहले से ही है उसे बाहर निकालना था। अब यह तरीका कैसे काम करता है? मान लीजिए सुकरात किसी सेनापति से मिलते हैं जो दावा करता है कि वह जानता है कि करेज क्या होता है। सुकरात कहते हैं, वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। मैं हमेशा से जानना चाहता था कि आप मुझे सिखाएंगे कि करेज क्या है। सेनापति गर्व से कहता, करेज का मतलब है युद्ध में डटे रहना और भागना नहीं। अब सुकरात का असली काम शुरू होता। वह कहते, आपका जवाब अच्छा है, लेकिन अगर कोई सेना रणनीति के तहत पीछे हटती है ताकि दुश्मन को जाल में फंसा सके, तो क्या वह कायर है? सेनापति सोचता है और कहता है, नहीं, वह तो एक समझदारी भरा और हिम्मत वाला कदम है। अब सुकरात कहते, तो इसका मतलब है करेज सिर्फ डटे रहना नहीं, कभी कभी पीछे हटना भी करेज हो सकता है। तो फिर असली करेज क्या है? अब सेनापति उलझन में पड़ जाता है। वह कोई और डेफिनेशन देता, सुकरात फिर उससे कॉन्ट्राडिक्शन निकालते। अब एक नया सवाल पूछते। यह प्रोसेस तब तक चलता रहता जब तक सेनापति खुद यह ना मान लेते कि जिसे वह पक्की डेफिनेशन समझ रहा था वह असल में अधूरी है, और उसे खुद भी ठीक से नहीं पता कि करेज क्या है। इसी प्रोसेस को एलन चूज कहते हैं, जिसका मतलब है जांच करना और गलत साबित करना। सुकरात का मकसद किसी को इंसल्ट करना नहीं था, उनका मकसद था उसे उसके इग्नोरेंस का एहसास कराना। क्योंकि सुकरात मानते थे कि नॉलेज की जर्नी का पहला स्टेप यह मान लेना है कि मुझे नहीं पता। जब आप यह मान लेते हैं तब आप सच में सीखने के लिए तैयार होते हैं। जब तक आपको लगता है कि आपको सब पता है, तब तक आपके दिमाग के दरवाजे नई चीजों के लिए बंद रहते हैं। सुकरात अपने क्वेश्चन की से इन्हीं बंद दरवाजों को खोलते थे। इस मेथड के दो मेन फेज होते हैं। पहला है डिस्ट्रक्टिव फेज, जहां सुकरात सवालों से सामने वाले के फॉल्स बिलीफ और अधूरी डेफिनेशंस को तोड़ देते हैं, जैसा उन्होंने सेनापति के साथ किया। यह फेज थोड़ा पेनफुल हो सकता है क्योंकि इससे ईगो को चोट लगती है, लेकिन इसके बाद आता है कंस्ट्रक्टिव फेज। जब इंसान मान लेता है उसे सच में नहीं पता, तब सुकरात उसके साथ मिलकर सच्चाई की खोज शुरू करते हैं। अब वह दुश्मन नहीं रहते, बल्कि एक ही रास्ते के साथी बन जाते हैं। अब दोनों मिलकर यह सोचते हैं कि करेज का असली मतलब क्या हो सकता है। शायद करेज सिर्फ योद्धा में नहीं, डेली लाइफ में भी होता है। शायद सच बोलने के लिए भी करेज चाहिए, शायद गलत का विरोध करने के लिए भी करेज चाहिए। इस तरह डिस्कशन और एक पर्सनल ओपिनियन से निकलकर एक यूनिवर्सल ट्रूथ की सर्च तक पहुंच जाते हैं। आप इस मेथड को अपनी लाइफ में भी यूज कर सकते हैं। अगली बार जब आपके मन में कोई स्ट्रॉन्ग ओपिनियन आए, जैसे पैसा ही सब कुछ है या सक्सेस का मतलब है एक अच्छी जॉब, तो एक पल रुकिए और खुद को सोक्रेटिस वाले सवाल पूछिए। क्या सच में पैसा ही सब कुछ है? क्या प्यार, हेल्थ और पीस की कोई वैल्यू नहीं?
क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास बहुत पैसा है लेकिन वह अनहैप्पी हो? क्या कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसके पास कम पैसा हो लेकिन वह बहुत खुश हो? जब आप खुद से ऐसे सवाल पूछेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपका पहला ओपिनियन कितना सिंपल और इनकम्प्लीट था। आप खुद को और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। यही सोक्रेटिक मेथड का मैजिक है। यह आपको बाहरी दुनिया के साथ साथ आपके इनर वर्ल्ड की भी जर्नी कराता है। लेकिन सुकरात सिर्फ मेथड तक सीमित नहीं थे। उन्होंने इसी मेथड से लाइफ के सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढा, और वह सवाल था, एक अच्छी लाइफ क्या है? और इसी खोज में उन्होंने वह लाइन कही, द अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। यानी एक इंसान के लिए बिना जांची परखी जिंदगी जीने लायक नहीं होती। यह सिर्फ एक सेंटेंस नहीं है, यह सुकरात की पूरी फिलोसफी का सार है। यह उनकी जिंदगी की एसेंस है। यह वही शब्द है जो उन्होंने अपनी मौत के ट्रायल के दौरान कहे थे, जब उन्हें मौका दिया गया कि अगर वह चुप हो जाए तो उनकी जान बच सकती है। लेकिन उन्होंने चुप रहने से बेहतर मौत को चुन लिया, क्योंकि वह एक ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहते थे जिसमें सवाल न हो, जिसमें सच्चाई की सर्च न हो। अब सवाल उठता है कि एग्जामिन्ड लाइफ क्या होती है? चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। एक अनएग्जामिन्ड लाइफ का मतलब है ऑटो पायलट मोड में जिंदगी जीना। सुबह उठना, काम पर जाना, खाना पीना और सोना, यह साइकिल रोज रिपीट होना। बिना एक पल रुके यह सोचे कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ, मेरी लाइफ का पर्पस क्या है, क्या मैं खुश हूँ, मेरी वैल्यू क्या है, क्या मैं एक बेटर इंसान बन रहा हूँ। यह वह लाइफ है जिसमें हम सोसाइटी, फैमिली और फ्रेंड्स के बनाए रूल्स बस फॉलो करते जाते हैं बिना क्वेश्चंस किए हुए। हम वही जॉब करते हैं जो सेफ लगती है। हम वही ट्रेडिशंस मानते हैं जो हमें सिखाए जाते हैं। हम उन्हीं चीजों के पीछे भागते हैं जिनके पीछे सब भाग रहे हैं, मनी, फेम, पावर। ऐसी लाइफ हम इंसान की तरह नहीं, मशीन की तरह जी रहे होते हैं। हम जी तो रहे होते हैं लेकिन कॉन्शियस नहीं होते। सुकरात के अकॉर्डिंग इंसान और जानवर में सबसे बड़ा फर्क है रीजन और सेल्फ अवेयरनेस। हम खुद से सवाल पूछ सकते हैं, हम अपने थॉट्स पर फिर से सोच सकते हैं, और अगर हम यह नहीं कर रहे तो हम अपनी सबसे बड़ी ह्यूमन क्वालिटी को वेस्ट कर रहे हैं। एक एग्जामिन्ड लाइफ का मतलब है अपनी आत्मा का ध्यान रखना। सुकरात के लिए बॉडी और वेल्थ से ज्यादा इंपॉर्टेंट थी आत्मा। और आत्मा की केयर कैसे होती है? अपने थॉट्स, अपनी डिजायर और अपने एक्शंस की डेली चेकिंग करके, खुद से यह पूछकर, आज मैंने जो किया क्या वह सही था? आज मैंने जो सोचा क्या वह अच्छा था? क्या मैं अपने डर और अपने ग्रीड का स्लेव बन रहा हूं? यह एक तरह का मेंटल और स्पिरिचुअल ऑडिट है। सोचिए, हम अपने व्हीकल की सर्विसिंग कराते हैं, अपने बॉडी का मेडिकल चेकअप कराते हैं, लेकिन अपनी आत्मा और अपने दिमाग की सर्विसिंग कितनी बार कराते हैं? सुकरात हमें यही करने के लिए कह रहे हैं। यह प्रोसेस आसान नहीं है। जब आप अपनी लाइफ को एग्जामिन करना शुरू करते हैं तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें दिखेंगी जो आपको पसंद नहीं आएगी। आपको अपनी वीकनेस दिखेंगी, अपने फियर्स दिखेंगे और अपनी मिस्टेक दिखेंगी। यह बिल्कुल ऐसा है जैसे बिना मेकअप के खुद को आईने में देखना। यह अनकंफर्टेबल हो सकता है। शायद इसी वजह से ज्यादातर लोग एक अनएग्जामिन्ड लाइफ जीना पसंद करते हैं, क्योंकि वे इस अनकंफर्टेबल ट्रूथ का सामना नहीं करना चाहते। लेकिन सुकरात कहते हैं कि इसी प्रोसेस से गुजरकर आप एक बेटर, ज्यादा वर्चुअस और ज्यादा ट्रूथफुल लाइफ जी सकते हैं। जब तक आप अपनी बीमारी को पहचानेंगे नहीं तो उसका इलाज कैसे करेंगे? तो अब सवाल है कि आप अपनी लाइफ को एग्जामिन कैसे करें। इसकी शुरुआत छोटे छोटे क्वेश्चन से होती है। जो भी आप करते हैं खुद से पूछिए, मैं यह क्यों कर रहा हूं? जिन चीजों पर आप बिलीव करते हैं खुद से पूछिए, क्या इस बिलीव का कोई स्ट्रॉन्ग बेस है या मैंने बस इसे मान लिया है? अपने रिलेशनशिप्स को एग्जामिन कीजिए, अपनी हैबिट्स को एग्जामिन कीजिए, अपने ड्रीम्स को एग्जामिन कीजिए। क्या आपके ड्रीम सच में आपके हैं या सोसाइटी ने आपको दिए हैं? क्या आपके रिलेशनशिप्स आपको बेटर इंसान बना रहे हैं? क्या आपकी हैबिट्स आपको आपके गोल की तरफ लेके जा रही है या आप उनसे दूर जा रहे हैं?
क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि आपकी लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वैल्यूज क्या है? ट्रूथ, लव, मनी, जस्टिस या कुछ और? यही सेल्फ रिफ्लेक्शन सुकरात की नज़र में सबसे बड़ा रिलीजियस एक्ट था। लेकिन जब आप अपनी लाइफ को एग्जामिन करते हैं तो आपको सही और गलत का स्केल भी चाहिए। तो सुकरात के लिए स्केल क्या था? वह कैसे डिसाइड करते थे कि क्या गुड है और क्या बैड? उसका आंसर उनके एक और रेवोल्यूशनरी आइडिया में छिपा है। वर्च्यू इज नॉलेज, यानी सद्गुण ही ज्ञान है। यह सेंटेंस जितना सिंपल लगता है उतना ही डीप है और उतना ही कंट्रोवर्शियल भी। क्या कोई इंसान जानबूझकर बुरा हो सकता है? सुकरात का आंसर आपको सरप्राइज कर देगा। अब हम सुकरात के उस आइडियाज पर आए हैं जो सबसे ज्यादा डिबेटेड है और सबसे ज्यादा मिसअंडरस्टूड भी। वर्च्यू इज नॉलेज और उसका उलट भी, एविल इज इग्नोरेंस, यानी अच्छाई ज्ञान है और बुराई अज्ञानता। पहली बार सुनने में यह बात बहुत स्ट्रेंज लगती है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी इंसान जानबूझकर बुरा नहीं होता। वह जो भी गलत करता है वह इसलिए करता है क्योंकि उसे सच में पता नहीं होता कि क्या सही है। अब आप कहेंगे यह कैसे पॉसिबल है? हम हर रोज देखते हैं लोग जानबूझकर चोरी करते हैं, झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। उन्हें पता होता है कि वो गलत कर रहे हैं, फिर भी वह वही करते हैं। तो क्या सुकरात गलत थे या फिर हम नॉलेज शब्द का मतलब ही गलत समझते हैं? जब सुकरात नॉलेज शब्द का यूज करते थे तो उनका मतलब सिर्फ किताबों की जानकारी नहीं होता था। आज जिसे हम इंफॉर्मेशन कहते हैं वह सुकरात के लिए असली नॉलेज नहीं थी। उनके लिए नॉलेज का मतलब था किसी चीज को उसकी गहराई में पूरी सच्चाई के साथ समझना, एक डीप और रियल अंडरस्टैंडिंग। फॉर एग्जाम्पल, एक स्मोकर को यह इंफॉर्मेशन होती है कि स्मोकिंग सेहत के लिए हार्मफुल है। यह बात पैकेट पर भी लिखी होती है, लेकिन क्या उसे इसकी रियल नॉलेज होती है? सुकरात के अकॉर्डिंग नहीं, क्योंकि अगर उसे सच में अपनी आत्मा की गहराई से यह समझ आ जाए कि स्मोकिंग उसकी बॉडी, उसकी लाइफ और उसकी फैमिली को कैसे डिस्ट्रॉय कर रही है, तो वह कभी स्मोकिंग कर ही नहीं पाएगा। उसकी नॉलेज इतनी पावरफुल होगी कि वह उसकी गलत डिजायर पर भारी पड़ जाएगी। इसीलिए जब कोई इंसान यह जानते हुए भी स्मोकिंग करता है तो सुकरात कहते हैं कि वह सच में नहीं जानता। उसके पास इंफॉर्मेशन है लेकिन डीप नॉलेज नहीं। सुकरात मानते थे कि हर इंसान अपनी आत्मा के लेवल पर हमेशा अपने लिए अच्छा ही चाहता है। हर कोई खुश रहना चाहता है, शांति में रहना चाहता है। कोई भी जानबूझकर अपने लिए दुख नहीं चाहता। जब कोई इंसान चोरी करता है तो वह चोरी के बैड रिजल्ट को देख नहीं रहा होता। वह उस मोमेंट्स में सिर्फ पैसा या सामान को ही खुशी समझ लेता है। वह इग्नोरेंट होता है। उसे यह नहीं दिखता कि वह क्या खो रहा है, अपनी ऑनेस्टी, अपनी रिस्पेक्ट, अपना मेंटल पीस और पकड़े जाने पर अपनी फ्रीडम भी, जो सब टेम्परेरी पैसे से कहीं ज्यादा वैल्यूएबल है। तो उसने अपने लिए एक बैड डील कर ली है क्योंकि वह इग्नोरेंट था। उसे गुड और बैड का फर्क तो पता था लेकिन अल्टीमेट गुड का नॉलेज नहीं था। इस थॉट से एक बहुत डीप कंक्लूजन निकलता था। अगर एविल सिर्फ इग्नोरेंस है तो हमें क्रिमिनल से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें उन्हें एजुकेट करना चाहिए। सुकरात के अकॉर्डिंग जेल का मकसद पुनिशमेंट नहीं, रिफॉर्म होना चाहिए। एक क्रिमिनल कोई डेविल नहीं है, वह बस एक ऐसा इंसान है जिसकी आत्मा बीमार है, जो इग्नोरेंस के डार्कनेस में भटक गया है। उसे लाइट दिखाने की जरूरत है, उसे नॉलेज देने की जरूरत है। यह एक बहुत बड़ा ह्यूमन और रेवोल्यूशनरी आइडिया है, खासकर उस समय में जब बदले का कानून चलता था। सुकरात कह रहे थे हम लोगों से नहीं, उनके इग्नोरेंस से लड़ना चाहिए। हमें ऐसा सिस्टम बनाना चाहिए जो लोगों को वर्चुअस और वाइज बनाने में हेल्प करे। लेकिन इस आइडिया का क्रिटिसिज्म भी हुआ। एरिस्टोटल ने भी इस पर सवाल उठाए। उन्होंने अक्रासिया यानी लैक ऑफ विल पावर का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कई बार हमें पता होता है कि सही क्या है, लेकिन हमारी डिजायर और इमोशंस इतने स्ट्रोंग हो जाते हैं कि हम खुद को रोक नहीं पाते। जैसे डाइटिंग करने वाले को पता है कि केक खाना गलत है, फिर भी वह खुद को रोक नहीं पाता। यह बहस आज भी फिलोसफी में जिंदा है। क्या एविल इग्नोरेंस है या विल पावर की कमी? आप क्या सोचते हैं? क्या कोई इंसान जानबूझकर बुराई को चुन सकता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइए। लेकिन सुकरात का जवाब साफ था। अगर किसी को सच में पूरी नॉलेज हो जाए
तो वह कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। उसका नॉलेज ही उसका गाइड बन जाएगा, और यही नॉलेज देना, लोगों को इग्नोरेंस से बाहर निकालना, सुकरात ने अपनी पूरी लाइफ का मिशन बना लिया था। लेकिन जब आप लोगों को बार बार यह बताएंगे कि वो इग्नोरेंट है, तो वो आपसे प्यार तो नहीं करेंगे। सुकरात का यही मिशन उन्हें एथेंस की सत्ता की नजरों में अनपॉपुलर बनाता चला गया। वह एक रिफॉर्मर थे, लेकिन लोग उन्हें ट्रबल मेकर समझने लगे। वह एक गैडफ्लाई बन चुके थे। अब यह गैडफ्लाई क्या थी? कल्पना कीजिए, एक बहुत बड़ा, आलसी और मोटा घोड़ा जो अपनी ताकत के बावजूद बस सुस्त पड़ा रहना चाहता है। और फिर एक छोटी सी फ्लाई आती है जो उसे बार बार डंक मारती, उसे परेशान करती है और उसे जागने और दौड़ने पर मजबूर कर देती है। सुकरात ने अपने ट्रायल में खुद को इसी गैडफ्लाई से कंपेयर किया था। उन्होंने कहा था कि एथेंस एक आलसी घोड़ा है और वह खुद एक गैडफ्लाई है जिसे भगवान ने इस घोड़े को जगाए रखने के लिए भेजा है। यह एक बहुत पावरफुल मेटाफर था जो उनके काम और उनके अंत दोनों को समझाता है। गैडफ्लाई का काम होता है डंक मारना, तकलीफ देना, ताकि घोड़ा बेहतर बन सके। लेकिन घोड़े को गैडफ्लाई कभी पसंद नहीं आती। वह बस उसे मार देना चाहता है और फिर अपनी नींद में लौट जाना चाहता है। सुकरात एथेंस के साथ यही कर रहे थे। वह एथेंस के सिटीजन्स, उसके लीडर, उसके पोइट, उसके क्राफ्टमैन, सबको अपने क्वेश्चन से डंक मार रहे थे। वह उनसे पूछते थे कि जिसे तुम जस्टिस कहते हो, ब्यूटी कहते हो या सच्चाई कहते हो, क्या तुम सच में उसका मतलब जानते भी हो? सुकरात का मकसद लोगों को परेशान करना नहीं था। उनका मकसद था एथेंस की मोरल और इंटेलेक्चुअल रूप से सुस्त होने से बचाना। वह चाहते थे कि एथेंस के लोग सिर्फ नाम के सिटीजन न हो, बल्कि वह अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझे, अपनी वैल्यूज जाने और एक बेटर सोसाइटी बनाने में योगदान दे। वह एक तरह से सोसाइटी के कॉन्शियस कीपर बन गए थे। लेकिन जैसा अक्सर होता है, जब आप सत्ता और लोगों के ईगो पर सवाल उठते हैं तो दोस्त कम और दुश्मन ज्यादा बनते हैं। सुकरात किसी से पर्सनल दुश्मनी नहीं रखते थे, लेकिन उनका मेथड ऐसा था कि लोग खुद को इंसल्टेड फील करने लगते थे। सोचिए, एथेंस का कोई बड़ा पॉलिटिशियन जो हजारों लोगों के सामने स्पीच देता हो, जब वह सुकरात के कुछ सवालों के सामने खामोश हो जाता होगा, और वह भी युवाओं की भीड़ के सामने, तो उसे कैसा लगता होगा? उसे लगता होगा कि उसकी इज्जत भरी सभा में उतार दी गई है। और यहीं से सुकरात के लिए नफरत पैदा होने लगी थी। सुकरात ने कई पावरफुल दुश्मन बना लिए थे, राजनेता, पोइट, जिनकी दुकानदारी वह बंद करवा रहे थे। ये लोग मौके की तलाश में थे कि कब सुकरात को रास्ते से हटाया जाए। सुकरात का गैडफ्लाई वाला रोल और ज्यादा डेंजरस हो गया जब एथेंस पॉलिटिकल अनस्टेबल हुआ। पर्शियन वार में हार और 30 टायरेंट के क्रूर शासन ने एथेंस की सोसाइटी में एक डीप डर पैदा कर दिया था। अब लोग हर क्रिटिसिज्म और सवाल को डेमोक्रेसी पर अटैक समझने लगे थे। उन्हें लगता था कि सुकरात की नेगेटिविटी और हर चीज पर सवाल उठाने की हैबिट यूथ को स्टेट के खिलाफ रिबेलियस बना रही है। उन्हें डर था कि सुकरात के इन्फ्लुएंस में आकर यंग लोग पुराने गॉड और ट्रेडिशन की रिस्पेक्ट करना छोड़ देंगे, और इससे देवताओं का गुस्सा शहर पर टूट पड़ेगा। यह डर पूरी तरह बेसलेस भी नहीं था। सुकरात के कुछ शिष्य जैसे एलिसिबिडस और क्राइटस आगे चलकर एथेंस के लिए बड़ी मुसीबत बने। हालांकि इसके लिए सुकरात सीधे तौर पर रिस्पॉन्सिबल नहीं थे, लेकिन उनके एनिमीज को एक स्ट्रॉन्ग एक्सक्यूज मिल गया। वे कहने लगे, देखो, यह सब सुकरात के सिखाए हुए लोग हैं जो शहर को बर्बाद कर रहे हैं। एक तरफ सुकरात खुद को शहर का सबसे बड़ा वेल विशर मानते थे, एक ऐसे डॉक्टर की तरह जो कड़वी मेडिसिन देकर शहर की बीमारी ठीक करना चाहता है। दूसरी तरफ शहर के रूलर्स और कई कॉमन लोग उन्हें खुद एक बीमारी समझने लगे, एक ऐसा वायरस जो सोसाइटी के रूल को खोखला कर रहा है। यह फर्क नजर का था, इरादों का नहीं। सुकरात का इंटेंशन नेक था, लेकिन उनका तरीका लोगों को चुभता था। वह शहर को जगाना चाहते थे, लेकिन शहर सोना चाहता था। और एक लेजी घोड़ा अक्सर उस गैडफ्लाई को मार देता है जो उसे ज्यादा परेशान करती है। एथेंस यही करने की तैयारी में था।
सुकरात के खिलाफ एक लीगल ट्रैप बुना जा रहा था, एक ऐसा जाल जिसमें उन्हें फंसाकर हमेशा के लिए चुप कराया जा सके। लेकिन सुकरात की कहानी सिर्फ उनकी नहीं, यह उन लोगों की भी है जिन्होंने उन्हें समझा, उन्हें सुना और उनकी बातों को इमोर्टल बना दिया। आखिर कौन थे ये लोग? कौन थे सुकरात के वे शिष्य जिनकी वजह से आज हम ये सब जान पा रहे हैं? और क्या उन्होंने सुकरात को वैसा ही दिखाया जैसे वे सच में थे? जैसा हमने पहले भी कहा, सुकरात ने खुद कुछ नहीं लिखा। उनकी कहानी, उनके थॉट्स हम तक पहुंचे हैं दूसरों के लिखे शब्दों से। इनमें सबसे इंपॉर्टेंट उनके दो शिष्य, ज़ेनोफन और प्लेटो। अगर ये दोनों नए होते तो शायद सुकरात का नाम हिस्ट्री के पन्नों में कहीं खो गया होता। लेकिन इन दोनों ने अपने गुरु को इतने अलग अलग तरीके से बताया है कि कभी कभी लगता है मानो वो दो अलग अलग सुकरात की बात कर रहे हो। इन्हीं दोनों के नजरिए को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज हमारी जो सुकरात की इमेज है वह इन्हीं से बनकर तैयार हुई है। पहले बात करते हैं ज़ेनोफन की। ज़ेनोफन एक हिस्टोरियन और सोल्जर थे। वह एक बहुत प्रैक्टिकल इंसान थे। उन्होंने सुकरात के बारे में जो लिखा उससे वो एक सिंपल और प्रैक्टिकल सोक्रेटस दिखाई देता है। ज़ेनोफन का सुकरात एक अच्छा मोरल इंसान है जो यूथ को अच्छी सलाह देता है, उन्हें डिसिप्लिन लाइफ जीने और पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करने की सीख देता है। वह एक ट्रेडिशनल ग्रीक टीचर की तरह लगता है जो लोगों को बस एक गुड सिटीजन बनने में हेल्प कर रहा है। अपनी राइटिंग में ज़ेनोफन सुकरात के उन पर लगे आरोपों से बचाने की कोशिश करते हैं। वह साबित करना चाहते हैं कि सुकरात कोई डेंजरस रेवोल्यूशनरी नहीं थे, बल्कि एक रिस्पेक्टेबल और लॉ ओबे करने वाले सिटीजन थे। ज़ेनोफन का सुकरात ज्यादा ग्राउंडेड है, ज्यादा सिंपल है। लेकिन फिर आते हैं प्लेटो और यही पिक्चर पूरी तरह बदल जाती है। प्लेटो सिर्फ एक स्टूडेंट नहीं थे, वह खुद एक जीनियस फिलोसोफर थे। सुकरात की डेथ का उन पर इतना डीप इम्पैक्ट पड़ा कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ अपने गुरु के थॉट्स को समझने और आगे बढ़ाने में लगा दी। प्लेटो ने अपनी ज्यादातर बुक्स डायलॉग के फॉर्म में लिखी और इन्हीं डायलॉग का हीरो हमेशा एक ही होता, सोक्रेटिस। प्लेटो का सोक्रेटिस सिर्फ एक मोरल टीचर नहीं था, वह एक ग्रेट मेटाफिजिशियन है, एक ऐसा फिलोसोफर जो आत्मा की इमोर्टैलिटी, जस्टिस के ट्रू फॉर्म और थ्योरी ऑफ फॉर्म्स जैसे डीप और कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स पर बात करता है। यह सोक्रेटिस ज़ेनोफन के सोक्रेटिस से कहीं ज्यादा इंटेलेक्चुअल, कहीं ज्यादा मिस्टीरियस और कहीं ज्यादा रेवोल्यूशनरी है। अब सवाल यह उठता है कि असली सोक्रेटिस कौन था, ज़ेनोफन वाला सिंपल टीचर या प्लेटो वाला ग्रेट फिलोसोफर? ज्यादातर स्कॉलर मानते हैं कि सच्चाई इन दोनों के बीच कहीं है। प्लेटो के अर्ली डायलॉग्स जैसे अपोलोजी, सराइटो में जो सोक्रेटिस दिखता है वह शायद रियल सोक्रेटिस के ज्यादा क्लोज है। इन डायलॉग में सोक्रेटिस वही क्वेश्चन मेथड यूज करते हैं और वही कहते हैं कि वह कुछ नहीं जानते। लेकिन प्लेटो के लेटर डायलॉग्स जैसे द रिपब्लिक में सोक्रेटिस बड़े थ्योरीज की बात करने लगते हैं, जैसे थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। ज्यादातर स्कॉलर मानते हैं कि ये प्लेटो के अपने आइडियाज थे जो उन्होंने रिस्पेक्ट के साथ अपने गुरु सोक्रेटिस के माउथ से कहलाए। प्लेटो ने अपने गुरु को एक कैरेक्टर की तरह यूज किया ताकि अपनी फिलॉसफी दुनिया के सामने रख सके। तो क्या प्लेटो ने हमें धोखा दिया? नहीं, ऐसा कहना सही नहीं होगा। प्लेटो ने सोक्रेटिस के बीज को लिया और उसे एक विशाल पेड़ बना दिया। सोक्रेटिस ने सवाल उठाए, प्लेटो ने उनके आंसर्स खोजने की कोशिश की। सोक्रेटिस ने दरवाजा दिखाया, प्लेटो उस दरवाजे के अंदर चले गए। प्लेटो के बिना सोक्रेटिस शायद एक इंटरेस्टिंग लेकिन माइनर हिस्टोरिकल फिगर बनकर रह जाते। प्लेटो ने ही उन्हें वह फिलोसफिकल स्टेटस दिया जिससे वह आज जाने जाते हैं। उन्होंने अपने गुरु को नॉलेज की दुनिया में इमोर्टल बना दिया। यह गुरु स्टूडेंट की एक यूनिक कहानी है, जहाँ स्टूडेंट की ग्रेटनेस गुरु की लेगेसी को हमेशा के लिए सेव कर गई। लेकिन प्लेटो को यह सब करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? यह मिली उस ट्रेजेडी से, उस इनजस्टिस से जो उनके गुरु के साथ हुआ। एथेंस की डेमोक्रेसी ने अपने ही सबसे ग्रेट फिलोसोफर के साथ आखिर क्या किया? अब हम कहानी के सबसे ड्रामेटिक और ट्रेजिक मोड़ पर पहुंच गए हैं। इतिहास का वह मुकदमा जहां सच खुद कटघरे में खड़ा था। सुकरात पर क्या आरोप थे और उन्हें अपने डिफेंस में क्या किया? साल था 399 BC। एथेंस का एक भरा हुआ कोर्ट रूम, 500 सिटीजन्स की जूरी बैठी हुई थी।
वही जज थे और वही फैसला सुनाने वाले थे। और कटघरे में था एक बूढ़ा 70 साल का आदमी, नंगे पैर साधारण कपड़ों में वही इंसान सुकरात। यह कोई नॉर्मल केस नहीं था। यह वह पल था जब एक शहर अपने ही कॉन्शियस और अपने ही आत्मा पर मुकदमा चला रहा था। यह वह मोमेंट था जब फिलोसफी और पावर आमने सामने खड़े थे, और इसी मुकदमे का रिजल्ट पूरी वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सोच हमेशा बदलने वाला था। तो चलिए उस कोर्ट रूम में चलते हैं और देखते हैं आखिर हुआ क्या। सुकरात पर मेन रूप से 2 आरोप लगाए गए थे, जो मेलेशियस नाम के एक युवक ने लगाए थे। पहला आरोप था एसेबिया, यानी अधार्मिकता। मतलब सुकरात एथेंस के उन गॉड्स को नहीं मानते जिनकी शहर पूजा करता है, वह नए गॉड्स बना रहे हैं। यह बहुत सीरियस आरोप था, क्योंकि एंशिएंट ग्रीस में देवताओं का अपमान पूरे शहर के लिए डिजास्टर ला सकता था। दूसरा आरोप और भी ज्यादा डेंजरस था, यूथ को करप्ट करना। आरोप यह था कि सुकरात अपने वर्ड्स और अपने क्वेश्चंस से एथेंस के यंग लोगों को उनके पेरेंट्स और सोसाइटी और स्टेट के खिलाफ भड़का रहे हैं। वह उन्हें ट्रेडिशंस पर सवाल उठाना सिखा रहे हैं, जो शहर की स्टेबिलिटी के लिए एक बड़ा खतरा है। यह आरोप सीधे सुकरात की पूरी लाइफ वर्क पर अटैक था। अब जब सुकरात की डिफेंस देने की बारी आई तो उन्होंने वह नहीं किया जो एक नॉर्मल आदमी करता। उन्होंने मर्सी नहीं मांगी, अपने रोते हुए फैमिली को जूरी के सामने नहीं लाए, और न ही कोई लीगल चाल चली। इसके बजाय उन्होंने वही किया जो हमेशा करते आए थे। उन्होंने फिलोसफी की बात की, उन्होंने सच्चाई की बात की। उनकी यह स्पीच आज प्लेटो की लिखी द अपोलॉजी में इमोर्टल है। अपोलॉजी का मतलब माफी मांगना नहीं होता, ग्रीक में इसका मतलब होता है डिफेंस स्पीच। सुकरात की स्पीच डिफेंस कम चैलेंज ज्यादा थी। उन्होंने कहा कि वह किसी गॉड का अपमान नहीं कर रहे, बल्कि वह तो डेल्फी के ओरकल्स के आदेश का पालन कर रहे हैं, जिसने कहा था कि सुकरात से ज्यादा कोई बुद्धिमान नहीं है। सुकरात ने जूरी को बताया कि इस प्रोफेसी का मतलब समझने के लिए ही उन्होंने लोगों से सवाल पूछना शुरू किया। वह यह जानना चाहते थे क्या सच में कोई उनसे ज्यादा वाइज है, और इसी सर्च में उन्हें पता चला कि जो लोग खुद को वाइज समझते हैं वह असल में इग्नोरेंट है, और वह खुद इसलिए वाइज है क्योंकि वह कम से कम यह जानते हैं कि वह कुछ नहीं जानते। उन्होंने कहा कि वे यूथ को करप्ट नहीं कर रहे, बल्कि उन्हें सेल्फ एग्जामिनेशन सिखा रहे हैं, जो एक इंसान के लिए सबसे जरूरी चीज है। यहीं पर उन्होंने वह फेमस लाइन कही थी, एक अनएग्जामिन्ड लाइफ जीने लायक नहीं है। उन्होंने जूरी से कहा कि वह एथेंस के लिए एक गैड फ्लाई की तरह है जिसे गॉड ने भेजा है, ताकि यह स्टेट सो न जाए, और अगर वह उन्हें मार देंगे तो वह खुद अपना नुकसान करेंगे, क्योंकि उनके जैसा दूसरा गैड फ्लाई उन्हें आसानी से नहीं मिलेगा। सोचिए, मौत के सामने खड़े होकर कोई इंसान इतना करेज और इतना क्लैरिफाई से कैसे बोल सकता है। सुकरात जूरी को खुश करने की कोशिश नहीं कर रहे थे, वह उन्हें सिखाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अपनी लाइफ और अपने मिशन को पूरी ऑनेस्टी के साथ जूरी के सामने रख दिया। लेकिन उनकी यह बातें, उनकी यह इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी 500 कॉमन सिटीजन्स की जूरी को समझ नहीं आई। उन्हें सुकरात का एटीट्यूड एरोगेंट लगा। उन्हें लगा कि यह आदमी लॉ का रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, बल्कि उसका मजाक उड़ा रहा है। वोटिंग हुई और बहुत कम मार्जिन से सुकरात को गिल्टी घोषित कर दिया। उस समय के लॉ के अकॉर्डिंग गिल्टी होने के बाद एक्यूजर और एक्यूज्ड दोनों को पनिशमेंट सजेस्ट करनी होती थी, और जूरी उनमें से एक चूज करती थी। एक्यूजर ने डेथ पेनल्टी मांगी। अब सुकरात के पास चांस था कि वह कोई लाइट पनिशमेंट जैसे फाइन या एग्जाइल मांगकर अपनी जान बचा ले। लेकिन सुकरात तो सुकरात थे। उन्होंने जो पनिशमेंट मांगी उसे सुनकर पूरी जूरी स्टंड हो गई। उन्होंने कहा कि शहर को जगाने और परेशान करने के इस महान काम के बदले उन्हें पनिशमेंट नहीं, रिवार्ड मिलना चाहिए। उन्हें प्राइथेनियन यानी फ्री मील मिलनी चाहिए। यह वह सम्मान था जो सिर्फ ओलंपिक विनर्स और सिटी हीरोज को मिलता था। यह जूरी के लिए सीधा इंसल्ट था। अब जूरी के पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। उन्होंने पहले से ही ज्यादा मेजोरिटी से सुकरात के लिए डेथ सेंटेंस चुन लिया। एक ऐसा फिलोसफर जो पूरी लाइफ नॉलेज और वर्च्यू की बात करता रहा, उसी के शहर ने उसे पॉइजन का प्याला पीने का आदेश दे दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सेंटेंस सुनाए जाने और एग्जीक्यूशन के बीच लगभग 1 महीने का गैप था। इस 1 महीने में क्या हुआ? क्या सुकरात ने भागने की कोशिश की? मौत के इतने करीब आकर उनके थॉट्स क्या थे? फैसला सुनाया जा चुका था।
सुकरात एथेंस के गैडफ्लाई अब एक क्रिमिनल थे जिन्हें डेथ सेंटेंस मिल चुका था। उन्हें जेल में डाल दिया गया ताकि वे अपने डेथ का इंतजार कर सके। उन्हें जो मौत दी जानी थी वह थी हेमलॉक नाम के एक पॉइजनियस प्लांट का रस पीकर। यह डेथ स्लो टॉर्चर वाली नहीं थी बल्कि बॉडी को धीरे धीरे नम करने वाली थी। लेकिन सेंटेंस और उसके एक्सक्यूशन के बीच 1 महीने का गैप था, क्योंकि एथेंस से एक सेक्रेड शिप नाइलोस आइलैंड की यात्रा पर गया हुआ था। जब तक यह शिप वापस नहीं आता तब तक सिटी में किसी को भी डेथ पेनल्टी नहीं दी जा सकती थी। इस 1 महीने में सुकरात ने जेल में अपना टाइम कैसे बिताया, यह उनकी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट टाइम था, जहाँ उनके वर्ड्स नहीं बल्कि उनके एक्शन उनकी फिलॉसफी की सबसे बड़ी परीक्षा दे रहे थे। एक सुबह सूरज निकलने से पहले सुकरात का एक रिच और पुराना फ्रेंड क्राइटो चुपके से उनकी सेल में आया। क्राइटो ने सब अरेंजमेंट कर ली थी, गार्ड्स को ब्राइब दे दी थी और एक शिप का भी इंतजाम कर लिया था जो सुकरात को एथेंस से बाहर किसी और सिटी में ले जा सकती थी। क्राइटो ने सुकरात से भागने की रिक्वेस्ट की। उसने कई इमोशनल रीजन दिए। उसने कहा, अगर तुम मर गए तो मैं अपना बेस्ट फ्रेंड खो दूंगा। लोग कहेंगे मैं कैसा दोस्त हूं जो पैसा होते हुए भी तुम्हें बचा नहीं सका। तुम्हारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे, उनकी केयर कौन करेगा, और सबसे बड़ी बात, तुम अपने एनिमीज को सक्सेसफुल होने दे रहे हो। वो तो चाहते ही यही है कि तुम मर जाओ। क्राइटो की बातें इमोशनल भी थी और लॉजिकल भी। कोई भी नॉर्मल इंसान शायद भाग जाता, लेकिन सुकरात का जवाब उनके करैक्टर और फिलॉसफी की असली पहचान है। यह पूरा डायलॉग प्लेटो ने अपने क्रीटो नाम के डायलॉग में लिखा है। सुकरात ने कहा, मेरे प्यारे क्राइटो, तुम्हारी चिंता सही है, लेकिन हमें इमोशन से नहीं रीजन से डिसीजन लेना चाहिए। फिर सुकरात ने कहा, सोचो, अगर मैं यहाँ से भाग जाऊं तो मैं क्या मैसेज दूंगा। मैं पूरी लाइफ जस्टिस और लॉ के रिस्पेक्ट की बात करता रहा। एथेंस के लॉ ने मुझे जन्म दिया, मुझे पाला, मुझे एजुकेशन दी, मुझे शादी का अधिकार दिया। मैंने इसी सिटी में रहने की चॉइस की। मैंने इनके लॉज के साथ एक साइलेंट एग्रीमेंट किया। आज जब वही लोग मेरे खिलाफ डिसीजन दे रहे हैं, भले ही वह डिसीजन रॉन्ग हो, तो क्या मुझे उन्हें तोड़कर भाग जाना चाहिए? सुकरात ने एक पावरफुल इमेजिनेशन रखी। उन्होंने कहा, सोचो क्राइटो, अगर हम भाग रहे हो, सिटी के लोग एक इंसान बनकर हमारे सामने खड़े हो जाए और पूछे, सुकरात तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम हमें डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, उन लॉज को जिन्होंने तुम्हें बनाया है? क्या किसी सिटीजन को यह राइट है कि वह जब चाहे लॉ माने और जब चाहे उन्हें तोड़ दे? अगर ऐसा होगा तो पूरा स्टेट कोलैप्स हो जाएगा। तब हम उन्हें क्या जवाब देंगे? सुकरात ने समझाया कि इनजस्टिस का जवाब इनजस्टिस से देना कभी सही नहीं होता। भले ही एथेंस की जूरी ने उनके साथ गलत किया हो, लेकिन अगर वह लॉ तोड़कर भागते हैं तो वह खुद भी गलत करेंगे। एक गलत को ठीक करने के लिए दूसरा गलत करना सही नहीं हो सकता। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ प्रिंसिपल्स पर जी है और अब डेथ के सामने वह अपने प्रिंसिपल्स को छोड़ नहीं सकते। उन्होंने क्राइटो को शांति से अपना फैसला एक्सेप्ट करने के लिए मना लिया और फिर वह दिन आया। उनके फ्रेंड्स जेल में उनके चारों तरफ खड़े थे, दुखी और रोते हुए, लेकिन सुकरात बिल्कुल शांत थे। ऐसा लग रहा था कि वह किसी सेलिब्रेशन की तैयारी कर रहे हों। उन्होंने अपने फ्रेंड्स के साथ आत्मा की इमोर्टैलिटी और डेथ के बाद लाइफ पर एक लंबा फिलोसफिकल डायलॉग किया। उन्होंने कहा, एक फिलोसोफर को डेथ से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि डेथ आत्मा की बॉडी से मुक्ति है। उन्होंने कहा, वह खुशी खुशी इस जर्नी पर जा रहे हैं। जब जेलर हेमलॉक का प्याला लेकर आया तो वह भी रो रहा था। उसने कहा, सुकरात उन सभी कैदियों में सबसे नोबल, सबसे काम और सबसे अच्छे इंसान थे जिनसे वह कभी मिला था। सुकरात ने शांति से प्याला पिया और बिना हेजिटेशन के एक ही घूंट में पी गए। उन्होंने अपने फ्रेंड से कहा कि शांत रहें। धीरे धीरे पॉइजन का असर उनके पैरों से ऊपर की तरफ फैलने लगा। उनकी बॉडी ठंडी और नम होती जा रही थी। अपने लास्ट मोमेंट में उन्होंने क्राइटो से कहा, क्राइटो, मैं एक्सपीलियंस का कर्जदार हूं, वो भी एक रोस्टर का। उसे चुकाना मत भूलना। एस्केपिलियंस हेल्थ और हीलिंग के गॉड थे। लोग बीमार होने पर उनसे मन्नत मांगते थे और ठीक होने पर रूस्टर चढ़ाते थे। सुकरात के इन आखिरी वर्ड्स का मतलब शायद यह था कि डेथ बॉडी की बीमारी से क्योर है और अब वह ठीक हो रहे हैं। फिर वह हमेशा के लिए शांत हो गए। एक इंसान मर गया, लेकिन एक आइडिया अमर हो गया। सुकरात की डेथ उनकी लाइफ से भी ज्यादा पावरफुल साबित हुई। सुकरात की डेथ उनकी लाइफ से भी ज्यादा पावरफुल साबित हुई।
सुकरात को मरे हुए लगभग 2500 साल हो चुके हैं। एथेंस का गोल्डन एज अब हिस्ट्री की किताबों में सिमट गया है। मार्बल की इमारतें अब बिल्कुल खंडर बन चुकी है, लेकिन सुकरात का नाम, उनके आइडियाज, उनकी क्वेश्चनिंग स्पिरिट आज भी जिंदा है। बल्कि आज के नॉइस, इंफॉर्मेशन ओवरलोड और डिस्ट्रैक्शन के युग में सुकरात पहले से भी ज्यादा रेलिवेंट है। उनकी लेगेसी सिर्फ हैवी फिलोसफी बुक तक सीमित नहीं है, वह आज भी हमारे सोचने के तरीके में, हमारी एजुकेशन सिस्टम में और हमारे जस्टिस के प्रिंसिपल में सांस ले रही है। सुकरात की मेन लेगेसी है क्रिटिकल थिंकिंग। उनसे पहले ज्ञान गुरु से शिष्य तक आता था और उसे बिना सवाल किए मान लिया जाता था। सुकरात ने इस ट्रेडिशन को तोड़ा। उन्होंने सिखाया कि किसी भी बात को सिर्फ इसलिए मत मानो क्योंकि कोई ग्रेट इंसान उसे कह रहा है और वह सदियों से चली आ रही है। उसे लॉजिक की कसौटी पर कसो, उस पर सवाल उठाओ, उसकी जांच पड़ताल करो। आज जब हम बच्चों को स्कूल में सिखाते हैं कि वाई पूछो, तो हम अनजाने में सुकरात की लेगेसी को ही आगे बढ़ा रहे होते हैं। साइंस जो हर चीज पर सवाल करता है और प्रूफ मांगता है, उसकी नींव में भी कहीं न कहीं सोक्रेटिक स्पिरिट ही है। आज के सोशल मीडिया के दौर में जहां फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन की बाढ़ है, सुकरात का यह हथियार हमारे लिए एक सेफ्टी शील्ड की तरह है। हर पोस्ट, हर वीडियो पर भरोसा करने से पहले खुद से पूछना, क्या यह सच है? इसका सोर्स क्या है? इसका दूसरी साइड क्या हो सकता है? यही सोक्रेटिस की तरह सोचना है। उनकी दूसरी बड़ी लेगेसी है मोरालिटी और सेल्फ नॉलेज का मेल। सुकरात ने बताया कि एक अच्छी लाइफ जीने के लिए बाहरी सक्सेस, पैसा या फेम जरूरी नहीं है। सबसे जरूरी है अपनी आत्मा की केयर करना, खुद को जानना। यही उनके दर्शन का सेंटर था। उन्होंने मोरालिटी को रिलीजियस रिचुअल से निकालकर पर्सनल कॉन्साइस और रीजन का विषय बनाया। अच्छा इंसान बनने के लिए आपको किसी एक्सटर्नल पावर की जरूरत नहीं, आपको बस अपने अंदर झांकने और अपनी वैल्यूज समझने और उनके अकॉर्डिंग जीने की जरूरत है। यह आइडिया आज भी इतना ही पावरफुल है। आज की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम, स्ट्रेस, एंजाइटी, इन सब की एक बड़ी वजह यह है कि हम अनएग्जामिन्ड लाइफ जी रहे हैं। हम अंदर की आवाज सुनने के बजाय बाहर की नॉइस में खो गए हैं। सुकरात हमें रुकने और खुद से जुड़ने के लिए कहते हैं। उनकी तीसरी और शायद सबसे करेजियस लेगेसी है इंटेलेक्चुअल ऑनेस्टी और प्रिंसिपल्स पर टिके रहने की हिम्मत। सुकरात चाहते तो अपनी जान बचा सकते थे, वह चुप रहने का प्रॉमिस कर सकते थे, वह एग्जाइल चुन सकते थे, वह जूरी से माफी भी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके लिए ऐसी लाइफ जीने का कोई मतलब नहीं था जो उनके प्रिंसिपल्स के खिलाफ हो। डेथ उन्हें मंजूर थी, लेकिन ट्रुथ से समझौता नहीं। यह सिविल डिसओबीडियंस का एक महान एग्जाम्पल है। जब महात्मा गांधी या मार्टिन लूथर किंग जूनियर जैसे नेताओं ने अनजस्ट लॉज के खिलाफ पीसफुल प्रोटेस्ट किया, तो उनके संघर्ष में सुकरात की आत्मा भी शामिल थी। सुकरात हमें सिखाते हैं कि सच बोलना और सही के लिए खड़ा होना कभी कभी बहुत महंगा हो सकता है, लेकिन अंत में यही सबसे ऑनरेबल रास्ता है। सुकरात ने हमें कोई रेडीमेड आंसर नहीं दिए, उन्होंने सिर्फ सही सवाल पूछना सिखाया। उन्होंने हमें कोई फाइनल डेस्टिनेशन नहीं दिखाई, उन्होंने बस सही रास्ते पर चलना सिखाया। वह सिर्फ टीचर नहीं थे, वह एक इंस्पायरर थे। वह आज भी जिंदा है। जब कोई जर्नलिस्ट पावर से टफ क्वेश्चन पूछता है, जब कोई साइंटिस्ट पुरानी थ्योरी को चैलेंज करता है, जब कोई दोस्त पूछता है यार क्या तू सच में खुश है, और जब आप रात को सोने से पहले एक पल रुककर अपने दिन के बारे में सोचते हैं, तब सुकरात जिंदा होते हैं। सुकरात अब कोई इंसान नहीं, एक आइडिया बन चुके हैं, एक मेथड बन चुके हैं, एक मशाल बन चुके हैं जो हमें इग्नोरेंस के अंधेरे से नॉलेज के उजाले की तरफ रास्ता दिखाते हैं। कमेंट्स में बताइए कि सोक्रेटिस की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा इंस्पायर करती है। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको बुक्स पढ़ने या सुनने का शौक है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।